अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल योर माइंड एपिसोड 35, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। बालाज और रामीन को भी सफ़ीर साहब ने शादी के कार्ड्स भिजवाने के साथ साथ कॉल भी की थी। बालाज ने उनसे फ़ोन पे तो शादी पे आने की हामी भर ली थी, लेकिन उसने ना तो खुद शादी अटेंड की थी और ना ही मीनू को जाने दिया था। असफ़ी ने भी इस बीच कई बार सोचा कि उसे कॉल करे, लेकिन वालदा की वजह से हर बार ख़ुद को बाज रख गया। और फिर अब तक मीनू की तरफ से भी तो कोई फ़ोन कॉल कोई मैसेज नहीं आया था। वो मीनू को कुछ वक्त देना चाहता था, इसलिए दिल को काबू में ही रखे हुए था। दूसरी तरफ मीनू ने भी बारहा रब्ता करने का कसद बांधा, लेकिन फिर ये सोचकर उसने भी खुद को रोके रखा कि शायद असफ़ी भी ऐसे ही चाहते हों, जब भी उन्होंने अभी तक रब्ता नहीं किया। यूँ वो दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प भी रहे थे, लेकिन एक दूसरे से दुनिया भी बनाए हुए थे। तैमूर एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने अपनी शादी की रात नैना पर इंकशाफ किया कि वो बहुत पहले से नैना को चाहता था और वो बहुत खुशनसीब है कि जिसने अपनी मोहब्बत को पा लिया। नैना का जी चाहा कि वो भी उसे बताए कि वो इस मामले में इतनी ही बदकिस्मत निकली कि जिसे चाहा उसे पाना तो दूर बल्कि उसे आज तक बता भी नहीं सकी कि वो शख्स ही उसकी चाहत है। फिर खुद ही नैना ने अपनी सोचों को झटक कर खुद को डपट दिया कि अब वो किसी के निकाह में है, सो किसी और के बारे में सोचना भी उस पर हराम है। वैसे भी जो मेरा था ही नहीं, अब उसके मुतालिक क्या सोचना। इसी सोच के साथ उसके लबों पर एक जहर खंद मुस्कुराहट उभरी। आप खुश हैं ना? तैमूर नैना को खामोश पाकर उससे सवाल करना था। जी, आप बहुत अच्छे हैं, नैना ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए कहा। वो इस शख्स की खुशियों को ख़राब नहीं करना चाहती थी कि जो उसकी चाहत का दावेदार था। उसे मोहब्बत नहीं मिली थी तो क्या अब वो इस शख्स को भी इसकी मोहब्बत से महरूम रखती? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी। शुरू से ही अपने दिल को मार कर दूसरों में खुशियाँ बांटने वाली लड़की थी वो। जब भी उसने अपना आप बिना किसी हीले या इनकार के तैमूर को सौंप दिया था, वो भी नैना पर इस कदर मेहरबान रहा। उसने नैना के पेपर्स रेडी करवाए और उसके वीज़े के लिए भी अप्लाई कर दिया था कि अब उसे अपने साथ ही रखना चाहता था। नैना भी इस बेवफा के शहर को तो छोड़ ही चुकी थी, अब ये मुल्क भी छोड़ देना चाहती थी। ये शादी मुझसे ज़्यादा मेरी मामा की पसंद और रजामंदी से हुई है, इसलिए आप मुझसे बेजा उम्मीदें मत लगाइएगा। यह असद था, जो अपने फूलों और खुशबुओं से मुअत्तर कमरे में दाखिल होते ही कमरे में पड़े जदीद तर्ज के जहाज़ी साइज़ बेड के वस्फ में सजी सवरी बैठी दुल्हन से मुखातिब हुआ था, जो कब से उसके इंतज़ार में बैठी अकड़ गई थी। और वो इसीलिए लेट आया था कि शायद अब तक सजल सो चुकी होगी, जो अब तक उसके लिए सज संवर कर बैठी थी। लेकिन उस हरजाई ने तो इस नाज़ीन के सजे सवरे सरापे की तरफ नज़र भर के देखना तक गवारा न किया। बात के दौरान एक अचरती निगाह इस लड़की पर डाली, लेकिन इस लड़की का हुस्न भी उसे ज़ेर ना कर पाया। इस लड़की का दिल, जो पहले ही अपनों की जुदाई के बाद टूटा हुआ था, ये सुनकर तो किरची किरची ही हो गया। आपसे उम्मीदें ना लगाऊं तो फिर किससे लगाऊं? जिसने मुझसे निकाह किया है वो ऐसी बात कह रहा है, हैरत है। जबकि वो जानता है कि शादी के बाद एक औरत की तमाम तर उम्मीदें उसी शख्स से वाबस्ता हो जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपसे उम्मीदें ना लगाऊं, तो किससे लगाऊं ये भी बता दीजिए। आपको शादी नहीं करनी थी तो आप मना कर सकते थे। सजल ने उस शख्स की गुफ्तगू सुनकर शकस्ता दिल के साथ खुद ही अपनी घूंघट कुशाई भी कर ली और अपना भारी भरकम लहंगा संभालती बेड से उतरी और खरामा खरामा चलती उस शख्स के रूबरू आ खड़ी हुई, जिसे वो अपने तमाम हकूक़ सौंप चुकी थी और जो उसे सबके सामने अपना शरीके सफ़र बनाकर अब तन्हाई में ये कह रहा था
कि वो उससे कोई उम्मीद ना रखे? क्या ये खुला तजाद नहीं था? अब भला इसका क्या मतलब था? मना ही तो नहीं कर सका, क्योंकि मेरी मामा आपकी दौलत से ऐसी मरूब हुई कि ना कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। असद ने भी बिना लगी लिपटी जो हकीकत थी कह दी। चलें, इस बात की खुशी है कि कम से कम आपने अब तो झूठ नहीं बोला। दुल्हन बनी सजल का अंदाज इस सहजाइया था। एक्सक्यूज़ मी, पहले मैंने कौन सा झूठ बोला है? उसके अंदाज को असद अच्छे से समझ गया था, जब ही उसके तंज के जवाब में सवाल दागा। याददाश्त भी कमज़ोर है आपकी। या फिर भूलने के आर्जे में मुब्तला हैं, या फिर मर्द हैं इसलिए जानबूझकर अदाकारी कर रहे हैं भोलपन की। असद के सवाल के जवाब में सजल के अंदाज में तंज का इजाफा हुआ था। जब मैं आपको इस रिश्ते में कबूल ही नहीं थी, जब शादी की रात आपने मुझे यही तोहफा देना था कि मैं आपसे कोई उम्मीद ना रखूं, तो आपको मुझे कोई उम्मीद दिलानी ही नहीं चाहिए थी। रिश्ते से इनकार करके आपका पहला और सबसे बड़ा झूठ, जो आपने बहुत से लोगों के दरमियान बैठकर बोला, और एक दफ़ा नहीं बल्कि तकरार के साथ 3 दफ़ा बोला कि आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है, जबकि मैं आपको कबूल नहीं थी। जो मर्दानगी यहाँ दिखा रहे हैं वो सबके सामने दिखानी चाहिए थी आपको। मर्द को रिश्ता कबूल ना हो और घर वालों के दबाव में आकर वो शादी कर भी ले, तो कितनी आसानी से वो उस औरत को ये कह देता है कि तुम मुझसे कोई उम्मीद ना रखना, जो अपना सब कुछ छोड़कर अपना आप उसके नाम लिख देती है। वो इस लड़की के जज्बात को अपने कदमों तले रोंद कर इस रिश्ते को अपनी मर्ज़ी से निभाना चाहता है। दूसरी तरफ अगर कोई लड़की रिश्ते पर खुश ना हो और घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवा दें, तब भी मर्द की मर्ज़ी और ख्वाहिश चलती है। वो तो ये भी नहीं कह सकती कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये कह भी ले तो मर्द के पास निकाह के नाम पर सर्टिफिकेट होता है ज़बरदस्ती हक जताने का, लेकिन औरत ये भी नहीं कर सकती कि एहतजाज की सूरत में इस सर्टिफिकेट के बदले उसे दूसरा सर्टिफिकेट, तलाक थमाने की धमकी दी जाती है। बात के दौरान सजल के लबों पर जहर खंद मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में नमी भी उतरने लगी थी। इन हालात में उसे वाकई में एक शख्स की ज़रूरत थी जो उसे समेट लेता, लेकिन जिससे वो आस लगाए बैठी थी वो उसे समेटने से इनकारी था। वो अपना लहंगा संभालती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि असद तो उसकी गुफ्तगू से बहुत से मायने अखज़ करता जूं का तुम खड़ा था। अलबत्ता वो उस लड़की के टूटे हुए लहजे का दर्द महसूस कर गया था। उसके लौटने तक वो यूं ही कमरे में टहल रहा था, जैसे अभी तक उसकी बातों के बारे में सोच रहा हो। सजल स्लीपिंग सूट में मलबूस ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो उसकी झुकी हुई आँखों को देखकर भी वो अंदाज़ा लगा गया कि वो अंदर रोती रही है। कुछ ही देर में वो भी चेंज करके कमरे में लौटा तो सजल सोफे पर बाजुओं के हाले में घुटनों पर पेशानी टिकाए बैठी थी। असद भी उसकी बातों पर गौर करने के बाद किसी तरह उसका दुख और अपनी गलती समझ गया था। जब ही धीरे धीरे कदम उठाता उसके पास आ बैठा। आई एम सॉरी सजल, शायद मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन असद भी उसके पास सोफे पर बैठ चुका था और अब उससे मुखातिब था कि सजल ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। इट्स ओके असद, आप जाइए, आराम कीजिए। सजल ने घुटनों से सर उठाए हुए असद से कहा। अगर कोई मेरी वजह से बेसुकून होगा तो मैं कैसे आराम कर पाऊँगा? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? असद ने सादा से अंदाज में अपनी गलती का एतराफ़ करने के साथ उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इन बहलावों की ज़रूरत नहीं है, आप फ़िक्र नहीं करें। मैं वैसे भी किसी से कुछ नहीं कहूँगी, और मेरा है ही कौन जिससे मैं कुछ कह सकूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, जाइए, आराम कीजिए। सजल ने उसके बढ़े हुए हाथ को देखकर भी अनदेखा कर दिया था और आखिरी बात कहते ही लब को चलने लगी थी। ये कोई बहलावा नहीं है, वो रिश्ता जहाँ मैं ना रजामंद होते हुए भी रजामंदी दे सकता हूँ, तो ये रिश्ता तो मैं अपनी खुशी से आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, ताकि एक कमरे में रहते हुए हमारा वक्त अच्छे से गुजरे। हमें एक दूसरे के वजूद से कोई खौफ ना हो, बल्कि इस खूबसूरत रिश्ते के साथ हम अपने तमाम तर दुख, खुशी, हर किस्म की शेयरिंग एक दूसरे के साथ बआसानी कर सकें। और इन हालात में मुझे एक अच्छे दोस्त की अशद ज़रूरत है। क्या आपको नहीं है? असद ने बहुत मान से ये बातें की थीं कि ये रिश्ता वो पूरी ईमानदारी से बना रहा था। उसकी आखिरी बात पर सजल की आंखें छलक उठी थीं, क्योंकि एक दोस्त की ज़रूरत तो उसे भी थी। जब ही उसने असद के बढ़े हुए हाथ को थाम कर हाथ में ला लिया था।
असद ने भी सबसे पहला काम उसके आंसू पोंछने का किया था। इस जहां में बहुत अकेली रह गई हूँ, अब तो किसी रिश्ते पर एतबार ही नहीं रहा। सजल ने पलकें झपकाए आंसुओं को फिर से बहने से रोका था। मैं हूं ना, अब से हम अच्छे दोस्त हैं। आप मुझ पर आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकती हैं। कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जो झूठ बोल चुका हूँ उसका तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन आपका अच्छा दोस्त बनकर आपको मज़ीद रंजीदा होने और पछतावों में घिरने से तो बचा सकता हूँ। असद की बात पर उसने कुछ भी नहीं कहा था, बस खामोशी से सर उसके कंधे पर टिका गई थी। असद भी एक दोस्त की हैसियत से इस कुर्बत को कबूल कर गया था। शादी के हंगामों में मज़ीद कुछ दिन गुजर गए थे। आबदा कशफ को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकी थी और फिर शादी के बाद असफी का उन्हें लेकर बंगले में शिफ्ट होना आबदा की परेशानी को बढ़ा गया था। उन्हें अब वाकई में लगने लगा था कि उनका बेटा गलत कामों में पड़ चुका है, वरना एकदम से इतनी सरवत कहाँ से आ गई। इतना बड़ा बंगला, नौकर चाकर और फिर ड्राइवर, गाड़ियाँ, ये सब उन्हें हैरान किए दे रहा था। असफी बेटा, ये सब क्या है? कहाँ से आया है ये सब बेटा? जबकि तुम तो अभी तक एक मामूली जॉब छोड़कर फिर नई जॉब की तलाश में थे। मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो वापस चलते हैं, ये सब छोड़ दो बेटा। आबदा ने बेटे को समझाया तो उसने बहाना गढ़ा कि उसने बैंक से लोन लेकर अपने एक दोस्त के साथ उसके बिजनेस में पार्टनरशिप की थी। उनके शेयर्स की मार्केटिंग का नतीजा है कि ये सब उसके पास है। वो खामोश तो हो गई, लेकिन दिल इन बातों को नहीं मान रहा था। इसी फिक्र में घुलते हुए उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। चंद रोज़ इसी परेशानी में गुजर गए थे। फिर बेटी को समझाया कि जो फैसला वो किए बैठी है वो सरासर गुनाह है। बालाश ने तो गलत किया ही है, क्या वो भी एक गलती ज़रूर करेगी। लेकिन कशफ अपनी बात पर कायम थी। आबदा को लगा कि कशफ अपने फैसले पर कायम है तो उन्हें मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले गई थी। इत्तफाकन ड्राइवर उन्हें डॉक्टर कुबरा वाले हॉस्पिटल में ही ले आया था। कशफ को भी हॉस्पिटल में दाखिल होते ही अंदाज़ा हो गया था कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। आज भी डॉक्टर कुबरा ने ही उसका मुआयना किया था। डॉक्टर, मैं ये बेबी अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर उसका चेकअप करके हटी ही थी कि वो सीधी होकर बैठ चुकी थी और अब उनसे मुखातिब थी। ये आज आपके साथ कौन है? डॉक्टर ने अपनी कुर्सी पे वापस बैठते ही सामने नशिस्त पर बैठी खातून की जानिब देखकर कशफ से पूछा। डॉक्टर, ये मेरी मदर हैं। कशफ भी अब डॉक्टर के रूबरू नशिस्त पर आ बैठी थी। इन्होंने भी आपको मना नहीं किया ये गलत कदम उठाने से? आज आपके शौहर साथ नहीं आए? डॉक्टर ने उसकी फ़ाइल तैयार करने के साथ सवाल दागा। दरअसल डॉक्टर, बात यह है, ये उससे खुला लेना चाहती है, इसलिए हम ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हैं कि कौन इस बच्चे के साथ इसे कबूल करेगा, और ख़ुद इसकी उम्र ही क्या है। अब के आबदा ने डॉक्टर को तौज़ी पेश की थी। ये बात तो आपको इसकी शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब जब कर दी है तो निभाने दें। उस शख्स ने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया था, तब इसके वालिद तो बिल्कुल पुरसुकून खड़े थे। अब अचानक अलहदगी का ख्याल कैसे आ गया आपको? डॉक्टर ने उस रोज़ की कशफ की हालत आबदा को बयान की तो वो साकत रह गई। कशफ ने बताया कि इसके वालिद हयात नहीं हैं, वो तो बालाज के पुराने मुलाजिम हैं जिनकी वो इज़्ज़त करती है। जबकि आबदा तो बेटी के बारे में छुपे हुए हक़ाइक़ जानकर अभी तक रंज में थी कि उनकी बेटी ने क्या कुछ सहा और उन्हें बताया तक नहीं। जभी तो वो इस कदर डरी हुई थी और सब मर्दों को ही बुरा समझ रही थी। मैं आपकी परेशानी तो समझ गई हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। हाँ, अगर आपकी मजबूरी समझकर ये अबॉर्शन करने की हामी भर भी लूँ तो इससे पहले आप पे एक बात वाज़ेह कर दूँ कि फिर शायद आप खुद भी ये अबॉर्शन नहीं चाहेंगी। चूँकि आपकी बेटी की उम्र ज़्यादा नहीं है, कुछ पेचीदगियाँ हैं कि अगर मैंने ये अबॉर्शन किया तो आपकी बेटी के लिए बहुत रिस्की होगा। इस दौरान इसकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ हम ये बच्चा रखने के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, चूँकि कमज़ोरी काफ़ी है और बच्चे की उम्र भी कम है। बेहतर है कि आप इनको मुकम्मल बेड रेस्ट दें, इनकी डाइट का ख्याल रखें, इनका बहुत ख्याल रखें। बाकी कुछ दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स लिखकर दे रही हूँ, इनका इस्तेमाल करवाएं। डॉक्टर की बात तो उन दोनों पर बम की तरह फटी थी। कशफ की उम्मीदों पर तो पानी फिर ही चुका था। उसका बीपी तो अभी से ही लो हो गया था। जो भी था, आबदा उसकी ज़िंदगी का रिस्क तो नहीं ले सकती थी। उन्हें एक बार फिर से अपने फैसले पर नज़रसानी करनी थी।
जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।